फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल पर आने पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम 11th और 12th केमिस्ट्री को बड़े इजी लैंग्वेज से और स्लोली और डीपली डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उसी में हमने 12th केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कर रखा है। 12th केमिस्ट्री के हम जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, चैप्टर 5 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और चैप्टर नंबर जो आपका 7 है, पी ब्लॉक एलिमेंट, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर इससे प्रीवियस जो आपको चैप्टर्स है, अगर उन्हें पढ़ना है तो उन चैप्टर्स की वीडियो जो है आपकी, वो हमने पहले से ही चैनल पे बना के डाल रखी है। आप बड़े आसानी से उन टॉपिक्स को समझ सकते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में हमने उन्हें डिस्कस करने का ट्राई किया है और अपनी तरफ से हमने बेस्ट ट्राई किया है कि आप उन्हें बड़े आसानी से समझ पाएं और लॉन्ग टर्म के लिए आपको वो चीज़ें याद भी रही। तो आज की इस क्लास से हम हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर नंबर 7 ऑफ द 12th केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। जो बीच का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो आपका सिलेबस से रिमूव किया गया है आपका ड्यू टू द कोविड 19 की वजह से जो सिलेबस रिडक्शन किया गया है, जिस पे भी मैं अभी एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ कुछ टाइम में। वो आपको मेरे चैनल पे थोड़े दिन में मिल जाएगी, जिसमें हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो पहले हमारा सिलेबस क्या था और आज हमारे सिलेबस में क्या रिडक्शन किया गया है। तो इस आपके आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके हैं क्या, किन एलिमेंट्स को आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं और कौन सा क्राइटेरिया है जिसके द्वारा आप ये कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट को आप एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपका डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम इन टॉपिक्स को वन बाय वन करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी जब आपने 11th क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा था, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते वक्त हमने ये जाना था कि जो आपके 118 जो टोटल आपके एलिमेंट्स हैं, उनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट ब्लॉक्स में। उन ब्लॉक्स का नाम रखा गया लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और जब आप 11th क्लास पढ़ रहे थे, 11th क्लास में हमने क्या किया था, एस ब्लॉक एलिमेंट हमारा पढ़ लिया था और साथ साथ पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 हमने वहां पर पढ़ लिया था। लेकिन क्वेश्चन अभी भी ये राइज करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है? तो देखिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम पीछे का जो प्रीवियसली हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में, 11th क्लास में। तो जो आपके क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर लाइक जो कि एन, एल, एम और एस आपके, लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है आपका, वो किस प्रिंसिपल शेल में है, प्रिंसिपल शेल में वो किस सब शेल में प्रेजेंट है, और सब शेल में वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और किस ऑर्बिटल में उसकी रिवॉल्यूशन किस टाइप से, वो पैरेलल आपका रिवॉल्व कर रहा है या वो आपका एंटी पैरेलल आपका रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पर आते हैं हम इस क्वांटम नंबर पे एल पर, हम आते हैं हमारी सब शेल पर। मींस जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जब आप किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त जो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वो किस सबशेल में आपका जाता है। वो जिस सबशेल में एंटर होता है, हम उसी अनुसार से उसे कहते हैं कि वो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है या पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है या आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है। लाइक एक एग्जांपल देखते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन एटम का। एज वी ऑल नो, ऑक्सीजन आपका एक पी ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करता है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। अगर आप इस एटॉमिक नंबर 8 वाले को इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, देखिए एस में 2 आ गए, इधर 2 आ गए, 2 और 2 4, और बचे हुए 4 हमने कहाँ डाल दिए, इसके अंदर। तो जो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस में आया आपका, वो 2p में आया। मीन्स किस सब शेल में आया आपका, वो पी सब शेल में आया। तो अभी हमने कहा था कि जो लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, वो जिस सब शेल में एंटर करता है, वो जिस सब शेल में आता है, उसी हिसाब से हम उसे फिर कहते हैं कि वो आपका आइदर एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है या आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, these include those elements in which during the filling of the electron the last incoming electron enters in p subshell. Those elements are called as p block elements. And during the classification of elements, we get that group number 13 to group number 18, there are 6 groups. Group number 13, 14, 15, 16, 17 and 18, which comes in the p block element. And among these 6,
the two group 13 and group 14, we already studied them in the previous class, 11th class, and now in 12th class we are going to start from the group number 15. हम यहाँ पर जिस ग्रुप से स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका ग्रुप नंबर 15. तो थोड़ा सा देखिएगा, वन बाय वन करके बड़े इजी लैंग्वेज में और मेन पॉइंट के साथ हम स्टडी करेंगे. बीच में से कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, हर पॉइंट पर फोकस रखना है. कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका 1-2 मार्क्स में पूछा जा सकता है. तो देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, यानी जो कौन कौन से टॉपिक्स है हमारे इस आपके पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर. देखिए, मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ग्रुप नंबर 15 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक है. 15, 16, 17 एंड 18 जो हमने कहाँ पर पढ़ने हैं, जो हमें पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने हैं. तो इस सेशन के अंदर 2020 से लेकर 21 का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में कौन से टॉपिक्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है सिलेबस में. तो एक बार आप यहाँ पर मेरी वीडियो को रोक के इन्हें स्टडी कर लीजिएगा. ये जो आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं हर एक टॉपिक के बारे में आपको यहीं पर बताने लगा. तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है. पॉज करने के बाद सभी टॉपिक्स को एक बार पढ़ लेना है. मीन्स दीज आर द टॉपिक्स विच आर इन आवर सिलेबस इन द सेशन 2020 to 21. नाउ एज वी ऑल नो, कोविड-19 के कारण, कोविड-19 की वजह से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है सेशन में 20 to 21 सेशन में. तो पी ब्लॉक एलिमेंट से जिस पोर्शन को रिड्यूस किया गया है वो आपके सामने दिया गया है. एक बार आप वीडियो को पॉज करके इन्हें भी स्टडी कर सकते हैं कि दीज आर द टॉपिक्स विच आर रिमूव्ड फ्रॉम द रेगुलर सिलेबस. रेगुलर सिलेबस से इन टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है. तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टिव पार्ट में, जो हमने थोड़ा सा पहले भी आपका बताया था. देखिएगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट वो हैं जिनके अंदर लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आता है, वो आता है पी सब शेल में. इजी लैंग्वेज है आपकी. अब इसके अंदर आप ये पाते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 आपके 6 ग्रुप प्रेजेंट हैं जो कि आते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में. अगर हम बात करें कि पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप पाएंगे कि जिसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 एंड NP126. दिस इज द जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, एक्सेप्ट देखिएगा जो आपका हीलियम है, दैट इज द 1s2. दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हीलियम. ये सूट नहीं करती इस ग्रुप की जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि यहाँ पर हीलियम क्या है, आपका एक एक्सेप्शन है. उसे यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी की वजह से ऐड किया गया है, ना कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से. तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बन गया कि जो आपका हीलियम है, हीलियम की जो आपकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उसे इस ग्रुप में ऐड किया गया है. क्यों किया गया है, क्योंकि वो ग्रुप नंबर 18 के साथ, नोबल गैसेस के साथ प्रॉपर्टीज में मैच करता है. दैट्स व्हाई इट इज एडेड इन द ग्रुप नंबर 18, जबकि इसे ग्रुप नंबर 2 में ऐड करना चाहिए था हीलियम को, ग्रुप नंबर 2, बिकॉज ग्रुप नंबर 2 के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2, और हीलियम की भी जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी, NS2. लेकिन हम अगेन टॉपिक से भटकते नहीं हैं, हम बात करते हैं आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट की, जिसके अंदर ग्रुप नंबर 13 से 18 आते हैं. सो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इट इज NS2 एंड NP126, एंड फॉर दीज ग्रुप्स, group number 13, 14, 15, 16, 17 and 18, the outermost electronic configuration will be, for 13 it is NS2 and NP1, then it is NS2 and NP2 for group 14, then NS2 and NP3 group number 15, NS2 or NP4 for group number 16, NS2 and NP5 for group number 17, and NS2 and NP6 for group number 18. Now ये जो आपके 13 से 18 तक मैंने अभी बताया कि जो किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, आपके पी ब्लॉक में इंक्लूड किए जाते हैं, वैसे ही जो ग्रुप नंबर 1 है आपका और ग्रुप नंबर 2 है, उसे हम आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स में इंक्लूड करते हैं. दे आर कॉल्ड एज द एस ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सब शेल. सो वी इंक्लूड दोज एलिमेंट्स इन द एस ब्लॉक. अब देखिएगा, अगर आप कंबाइंड वे में एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, सो टुगेदर दे आर कॉल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. तो एक क्वेश्चन हमारा यहां से और कवर हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और आंसर बिल्कुल क्लियर, सिंपल सा, द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट टुगेदर आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, कहीं पर पूछ लिया जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड
ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? तो जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक जितने भी बीच में आते हैं, बिटवीन जो 2 से बाद और 13 से पहले, दोज ग्रुप्स एंड दोज एलिमेंट्स which are present in between the group 2 and the group number from group number 3 to group number 17, those are called as the transition element। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो गया, एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से, एक हमने यहाँ पर कर लिया व्हाट इज द जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। साथ में हमने एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन के बारे में भी पढ़ा, एंड दैट एक्सेप्शन इज हीलियम, जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैच किससे करती है? ग्रुप नंबर 2 से। लेकिन रखी कहां पर गई है? आपकी ग्रुप नंबर 18 पर, जबकि वहां पर ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैच नहीं करती फिर भी, लेकिन प्रॉपर्टीज में ये मैच किसके साथ करती है? आपके ग्रुप नंबर 18 के साथ मैच करती है। तो देखिएगा एक छोटी सी स्लाइड में हमने काफी सारे क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। नेक्स्ट देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन उठ के आता है। क्वेश्चन भी देखिएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है लाइक डिफाइन द इनर्ट पेयर इफेक्ट, अगर डायरेक्टली वे में कहें हम, और इनडायरेक्टली वे में कई तरह के क्वेश्चन हैं जो कि इस पर डिपेंड करते हैं, इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या। देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसा कि नाम से क्लियरली पता चल रहा है कि ये आपका एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है आपका? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके जो कि इनर्ट हैं। अब आप कहेंगे इनर्ट का मीनिंग, इनर्ट का मीनिंग देखिएगा वर्ड से ही क्लियर है, इनर्ट मींस विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इनर्ट है, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। सो अब देखिए, the tendency of ns2 electron pair to participate in the bond formation decreases with the increase in the atomic number, and that tendency to not participate in the bond formation, and that tendency of these ns2 electron to not take part during the bond formation is called as the inert pair effect। मैंने आपको अभी नाम से क्लियरली कहा था कि ये वो इफेक्ट है जिसके अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसे इनर्ट पेयर कहते हैं, और इफेक्ट को क्या कहते हैं हम? आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। देखिएगा एक एप्लीकेशन इसकी, like within a group the higher oxidation state become less stable with respect to the lower oxidation state as the atomic number increases, this trend is called as the inert pair effect। अब देखिएगा छोटा सा एग्जांपल हम पढ़ते हैं। मान लीजिए कि होता यह है कि एक सेंटर में आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिस न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और इसके सराउंडिंग में आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं हमारा 11th क्लास के अंदर। जब दोबारा हम उस पर वीडियो बनाएंगे, दोबारा हम उसे पढ़ेंगे यहाँ पर हमारे इस चैनल पर, तो थोड़ा सा और डीपली उसे देख लेंगे, हर एक पॉइंट को बड़े अच्छे से करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसका नाम होता है न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स कह दूं मैं। यानी जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर चार्ज। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, दे शील्ड, दे एक्ट एज ए शील्ड and they screen the outermost electron from the nuclear charge, and that's why the outermost electron feels somewhat lesser force of attraction। वो क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग की वजह से अब उतना न्यूक्लियर चार्ज को, न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता है। दैट रिडक्शन इन द न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड एज द शील्डिंग इफेक्ट। यहां से हमें एक बात तो क्लियर होती है कि जो न्यूक्लियस है आपका और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक शील्ड की तरह एक्ट करते हैं। वो जब शील्ड की तरह एक्ट करेंगे और ये शील्डिंग इफेक्ट अच्छा दिखाएंगे, तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दूसरा बात करते हैं हम, अगर ये कम शील्ड करेंगे, अच्छे से शील्ड नहीं करेंगे, तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है
वो क्या करेगा, ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। यहां तक का हमें समझ में आता है। दो ही बात हमने बताई है कि अगर बीच वाले इलेक्ट्रॉन, पहली बात ये कि जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दे एक्ट एज ए शील्ड एंड दे शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। नाउ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील समवट लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेसर न्यूक्लियर फोर्स। नाउ the force which is experienced by the outermost electron after the reduction of some nuclear force by these intervening electron which are present between the nucleus and the outermost electron, that force, that reduced force is called as the effective nuclear charge। यानी कोई अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है, तो हम ये कहेंगे कि देखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो है कि जब न्यूक्लियर चार्ज में से हम शील्डिंग इफेक्ट को माइनस कर देते हैं, यानी न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और कुछ आपका शील्ड कर दिया, किसने, बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने। तो जो कम फोर्स अब आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन आप कहेंगे अभी तक तो हम इनर्ट पेयर पे आए ही नहीं। देखिएगा, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला, ये शील्डिंग वाला, तो कंसेप्ट हमारा इनर्ट पेयर का भी क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। अब देखिएगा, जब आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जो साइज है आपका वो इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है। और साइज इंक्रीज करने से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है। एज वी ऑल नो कि जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना रेडियस आपका बढ़ता है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, और जितना रेडियस कम हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी उतनी बढ़ जाती है। तो नॉर्मल वे में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप अगर आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कहाँ होगा, तो जनरल सेंस में आप कहेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, सो इट विल बिकम समवट इजियर टू रिमूव दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। वो जो आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है उन्हें निकालना क्या रहता है आपका, आसान रहता है। पर लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब आप ऊपर से नीचे किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में मूव करते हैं तो हर स्टेप पे एक आपका, अगर मान लीजिए एक एटॉमिक नंबर को हम बढ़ा रहे हैं, एटॉमिक नंबर के बढ़ाने से मींस एक आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन अंदर आपका एक क्या बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो जब आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आप ये पाते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर स्टार्टिंग के शेल्स में इलेक्ट्रॉन या तो s में ऐड होते हैं या p सब शेल के अंदर ऐड होते हैं, लेकिन नीचे जाने पर टुवार्ड द ग्रुप के एंड की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन्स आपके d सब शेल और f सब शेल में ऐड होने लग जाते हैं। और हम सब जानते हैं, हमने 11th क्लास में डिटेल में पढ़ा है, एक दिन हम फिर से पढ़ लेंगे जब हम आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर 11th का यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, कि देखिएगा कि S ना सबसे अच्छे से शील्ड कर सकता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से। उससे कम वो इलेक्ट्रॉन जो P में प्रेजेंट है, सबसे उससे कम D वाले और सबसे कम आपके F वाले। तो जब हर स्टेप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ रहे थे, अब आपका जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा था और अंदर प्रोटॉन बढ़ा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। तो नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रॉन आपके D और F सब शेल में ऐड होते हैं वो प्रॉपरली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पाते हैं। तो जब वो शील्ड नहीं कर पाते हैं तो हमें कहना पड़ता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। क्यों पुअर हो जाता है, सिंपल सा आंसर है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। व्हाई द शील्डिंग इफेक्ट बिकेम पुअर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द D एंड F सब शेल एंड दीज इलेक्ट्रॉन हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो हम कोई भी एग्जांपल लेके देखते हैं, सिंपल सा। मान लीजिए हम ग्रुप 15 के नाइट्रोजन की ही बात कर लेते हैं। व्हाट इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज NS2 और NP3। अब मैं इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करता हूं। मान लीजिए मैं आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देता हूं तो मेरे को मिलेगा चार्ज +3, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। और अगर मैं बचे हुए 2 को भी रिमूव करवा देता हूं तो मेरा मिलेगा +5। यानी एक केस में मैं 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहता हूं और एक केस में मैं 5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो ग्रुप के टॉप पे जो आपका एलिमेंट प्रेजेंट है, मान लीजिए नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन केस के अंदर जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
वो आपका आइदर S में और P सब शेल में प्रेजेंट होंगे। अगर वो S और P में प्रेजेंट है तो उनका शील्डिंग इफेक्ट अच्छा है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम फोर्स, कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं, तो उन्हें निकालना आसान होता है। अगर उन्हें निकालना आसान होता है तो जो NS2 और NP3 ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं। आसानी से रिमूव करने पर मींस जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी ग्रुप की, वो स्टेबल कहां होती है? सबसे टॉप में। यानी अगर मैं बात करूं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां सबसे ज्यादा स्टेबल होगी? ग्रुप नंबर 15 के अंदर। तो आप बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं कि वो नाइट्रोजन के केस में मींस ऑन द टॉप ऑफ द ग्रुप वो क्या होगी? सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। फिर अगर हम नाइट्रोजन से नीचे की तरफ जाते हैं और बिस्मिथ की तरफ आते हैं, नाइट्रोजन से बिस्मिथ की तरफ जाने पर हमें ये मिलेगा बिस्मिथ के अंदर कि जो अंदर न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिन्हें आप रिमूव करना चाहते हैं, उनके बीच में जो शील्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके डी एंड एफ सब शेल्स में आ गए हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग क्या हो गई है? पुअर हो गई है। और शील्डिंग के पुअर होने से अब आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल पाते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर वाला बच जाता है वो नहीं निकल पाता। तो वहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलती है वो +5 ना मिलकर क्या मिलती है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। मींस 2 इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ द डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यही तो है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या हुआ? Within a group, the higher oxidation state became less stable with respect to the lower oxidation state. As the atomic number increases, this trend is called as the inert pair effect. इस ट्रेंड का क्या नाम है? आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है। नाउ जो ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 15 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं आपके? नाइट्रोजन है, फोस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है। और इनकी जो जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? NS2 और NP3। लाइक फॉर नाइट्रोजन इट इज 2s2 and 2p3, फॉर फोस्फोरस इट इज 3s2 and 3p3, आर्सेनिक के लिए होगी 4s2 and 4p3, एंटीमनी के लिए 5s2 and 5p3, और बिस्मिथ के लिए आपकी रहेगी ये 6s2 and 6p3। बिकॉज यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, मींस किस प्रिंसिपल शेल से ये बिलोंग करता है ये उसकी वैल्यू है। तो जो नाइट्रोजन है वो 2 सेकंड प्रिंसिपल शेल से बिलोंग करते हैं, तो मैंने इसके लिए कहा था 2s2 and 2p3। तो बड़े क्लियरली हमने ये देखा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या रहता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उन्हें पेयर अनपेयर करने के अंदर, मींस वो पेयर्ड अप तो है, उन्हें अनपेयर करने के अंदर जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इतनी एनर्जी आप उन्हें नॉर्मल वे में नहीं दे पाते हैं। तो नहीं देने से वो क्या करते हैं? आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। याद रखिएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन उठ के आता है। तो हमारा ये एक इंपॉर्टेंट हमारा आज की क्लास में हमने इफेक्ट पढ़ा, दैट इज कॉल्ड एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंड थोड़ा सा एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 15 के बारे में, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा हमने जाना हमारी आज की इस क्लास के अंदर। तो आज की इस क्लास में पढ़ा हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और लास्ट तक, अंत तक मेरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।